हेलो, आज अपन एक नया जो है चैप्टर शुरू करेंगे यहाँ कार्बन फैमिली या समूह 14। पहले इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखो। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? NH2 NP2, ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। कार्बन का 2H2 2P2, सिलिकॉन 3H2 3P2, जर्मेनियम टिन और लेड। इनके समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हैं। कुछ प्रॉपर्टी देखो इनकी। वर्ग में नीचे जाने पर कोषों की संख्या बढ़ेगी, तो इनका जो आकार है वो वर्ग में नीचे जाने पर बढ़ेगा। आयनन ऊर्जा तो कार्बन से और टिन तक तो घटेगी, क्योंकि आकार बढ़ने से आयनन ऊर्जा घटती है। लेकिन लेड की आयनन ऊर्जा टिन से ज़्यादा होती है, क्योंकि इसके 4f में 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। उनका दुर्बल परिरक्षण प्रभाव लगता है, जिससे जेड इफेक्टिव बढ़ जाता है। तो 4f ऑर्बिटल के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण लेड की आयनन ऊर्जा टिन से ज़्यादा है। 4f ऑर्बिटल के दुर्बल परिरक्षण प्रभाव के कारण अगली प्रॉपर्टी घनत्व। वर्ग में नीचे जाने पर परमाणु द्रव्यमान ज़्यादा मात्रा में बढ़ता है परमाणु आयतन की तुलना में, इसलिए घनत्व बढ़ता जाता है। ऑक्सीकरण अवस्था ये -4 से और +4 तक ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाते हैं। -4 से और +4 तक ये ऑक्सीकरण अवस्थाएं इस वर्ग के तत्व जो है वो दर्शाते हैं। अगला गुण देखो इनका, अगली प्रॉपर्टी इनकी अक्रिय युग्म प्रभाव। एक प्रॉपर्टी और देख लो इसके पहले, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन की नेगेटिविटी बराबर होती है, लेड की नेगेटिविटी थोड़ा ज़्यादा है। कोई कारण नहीं है, कोई रीजन नहीं है, याद करना पड़ेगा।
अक्रियंग प्रभाव किसे कहते हैं? जब ns ऑर्बिटल के 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में आसानी से भाग नहीं लेते। जब ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में आसानी से भाग नहीं लेते हैं, तब इसे अक्रियंग प्रभाव कहते हैं। कहाँ लगता है ये अक्रियंग प्रभाव? वर्ग में, किसी भी वर्ग में, पी खंड के वर्गों में, ग्रुप 13, 14, 15 में नीचे वाले तत्वों पर। क्यों? क्योंकि उनके 4f में 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, जिनका दुर्बल परिरक्षण होने से नाभिक का जो Z इफेक्टिव है वो ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों पर ज़्यादा लगता है, जिससे वो आसानी से उत्तेजित नहीं होते, बंध नहीं बना पाते। जैसे कार्बन फैमिली में बात करें तो ये ns में 2 इलेक्ट्रॉन है और np ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये ग्राउंड स्टेट है, यानी मूल अवस्था। इसमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये 2 बंध बना लेगा, तो इसकी जो सहसंयोजकता है वो 2 होगी। इस स्थिति में 2 अनपेयर्ड है तो यही बंध बना पाएंगे, ये नहीं बना पाएंगे। और ऑक्सीकरण अवस्था वो +2 होगी। लेकिन अगर कहीं ऊर्जा मिल जाए इसको, या ऊर्जा लेकर के इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला जाएगा, ये उत्तेजित अवस्था, एक्साइटेड स्टेट। और अब इसमें एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन ns में और 3 np में। अब 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, ये 4 बंध बना सकता है। तो सहसंयोजकता यानी कोवैलेंसी कितनी होगी? 4। और ऑक्सीडेशन स्टेट +4। तो अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग नहीं लें तो संयोजकता 2 होगी और ऑक्सीडेशन 2, और भाग ले लें तो संयोजकता 4 और ऑक्सीडेशन स्टेट 4। ये कब नहीं लेंगे? जब इन पर नाभिक का आकर्षण बल यानी Z इफेक्टिव ज़्यादा लगेगा। और वो कब लगेगा? जब 4f की दुर्बल परिरक्षण प्रभाव लगेगा। तो वर्ग में जैसे नीचे जाएंगे तो नीचे वाला जो तत्व होगा, सबसे लास्ट वाला, उसमें ये इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा। क्यों? क्योंकि उसके 4f में ही 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, उसके ऊपर वाले में तो आएंगे नहीं। तो जैसे अगर मैं स्थायित्व की बात करूं ऑक्सीकरण अवस्था की, पहले चलो ये देख लो, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। तो इसमें 3D में 10 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इनका भी दुर्बल परिरक्षण लगेगा। इसमें 3D में और 4D में 10-10 इलेक्ट्रॉन, इनका भी लगेगा। और इसमें 3D में, 4D में, 5D में 10-10 इलेक्ट्रॉन, और 4f में 14। इसमें सबसे ज़्यादा दुर्बल परिरक्षण लगेगा। तो नीचे जाने पर क्या होगा? जो नाभिक का आकर्षण है वो बढ़ता जाएगा ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉनों पर। सबसे ज़्यादा इसमें लगेगा नाभिक का आकर्षण, Z इफेक्टिव बढ़ता जाएगा, सबसे ज़्यादा इसमें लगेगा। तो इसके ns ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन आसानी से बंध नहीं बनाएंगे, तो इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा सबसे ज़्यादा, और सबसे कम ऊपर लगेगा। तो इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं इसको, अक्रियंग प्रभाव को।
तो ये अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होगा, नीचे जाने पर बढ़ेगा। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका स्थायित्व बढ़ेगा। और +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका स्थायित्व घटेगा। कार्बन में सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन में इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लगेगा, तो इनमें +4 ज़्यादा स्टेबल होगी। इसमें इनर्ट पेयर इफेक्ट लगेगा तो इसमें +2 ज़्यादा स्टेबल होगी। जैसे कार्बन में +2 और +4 में +4, सिलिकॉन में भी +4 ज़्यादा स्टेबल होगी, जर्मेनियम में भी +4 ज़्यादा स्टेबल होगी, टिन में भी +4 ज़्यादा स्टेबल होगी, लेड में +2 ज़्यादा स्टेबल होगी। इसी तरह +4 की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर कम होगी। तो +4 में जो कंपाउंड बनेंगे उनकी स्टेबिलिटी भी नीचे जाने पर कम होगी। +2 की स्टेबिलिटी नीचे जाने पर बढ़ेगी। कार्बन तो +2 में कोई डाई हैलाइड बनाता भी नहीं है, और +2 में जो डाई हैलाइड बनेंगे उनकी स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ये कार्बन +2 से +4 में जाना पसंद करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा। इधर जाने पर रिड्यूसिंग नेचर घटता जाएगा। कार्बन के +2 में जैसे कंपाउंड है, +3 में कंपाउंड है, ये अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। लेड के +4 से +2 में आना पसंद करेंगे कंपाउंड, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा। इधर जाने पर ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर बढ़ेगा। लेड के +4 में जो कंपाउंड होंगे जैसे PbO2, PbO3O4, इसमें भी लेड दोनों ऑक्सीडेशन में होता है, +2 में +4 में, ये अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होंगे। लेड के अगर मैं टेट्रा हैलाइड की स्टेबिलिटी की बात करूं तो सबसे ज़्यादा PbF4 स्टेबल होगा और सबसे कम PbI4। ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, ये टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। क्यों? ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग है, इससे इलेक्ट्रॉन छीन लेता है और इसको ब्रेक करके ये PbI4 PbI2 में और I2 में ब्रेक हो जाता है। गरम करने पर तो ये भी ब्रेक हो जाएंगे, PbBr4 भी हो जाएगा, पर ये बिना गरम किए ही हो जाएगा PbI4। PbO2 भी हो जाएगा गरम करने पर तो। हेलो स्टूडेंट, इतना प्यार देने के लिए हजारों स्टूडेंट हमारे वीडियो लेक्चर से लाभ उठा रहे हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई है उसको क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और जिन स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल और डाउट सॉल्विंग भी चाहिए तो वो उसी लिंक को क्लिक करके और प्रीमियम कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनके अपर रूप देखो, इस वर्ग के सभी तत्व अपर रूपता प्रदर्शित करते हैं। इनके अपर रूप अगर अपन देखें तो ये 2 अपर रूप मिलते हैं इसके, ग्रे टिन और वाइट टिन। ग्रे टिन इसका क्रिस्टलीय रूप है, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है, और ये कम ताप पर
वाइट टिन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये कैसा होता है? ये पाउडर होता है। ये क्या होता है? चूर्ण रूप में पाया जाता है। तो क्रिस्टलीय ठोस का चूर्ण में परिवर्तन या ग्रे टिन का व्हाइट टिन में परिवर्तन, ये टिन प्लैग कहलाता है। टिन प्लैग। कार्बन के अपर रूप देखो। कार्बन के अपर रूपों को अपन दो भागों में बांट लेते हैं, क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय अपर रूप इसके कौन कौन से? एक तो हीरा है, डायमंड, एक ग्रेफाइट है, और एक है इसका फुलरीन। और अक्रिस्टलीय अपर रूप कोक, काजल, कोल, ये इसके अक्रिस्टलीय रूप हैं। सबसे अधिक क्रियाशील ये होता है कोक। इसका उपयोग अपन अपचायक की तरह करते हैं। तो कार्बन के जैसे क्रिस्टलीय रूप देखें अपन, हीरा और ग्रेफाइट। तो संरचना बनाएं पहले अपन इसकी। हीरे में जो कार्बन है, एक कार्बन 4 कार्बन के साथ 4 सह संयोजी बंध बना के और बॉन्डेड रहता है। सभी कार्बन 4 कार्बन के साथ 4 कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। इस तरह से इसकी एक बृहत आणविक संरचना बन जाएगी। ये सतह पर जो कार्बन होंगे, इनकी एक ना एक बैलेंसी कैसी रहेगी? ये डिससेटिस्फाइड रहेगी। तो इस डिससेटिस्फाइड बैलेंसी को क्या कहते हैं अपन? यहाँ पर झूलता बंध, अंग्रेजी में कहते हैं डैंगलिंग बॉन्ड। ये डैंगलिंग बॉन्ड है। और ग्रेफाइट की परतदार संरचना होती है, लेयर स्ट्रक्चर। एक कार्बन 3 कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है और इस तरह से षटकोणीय रिंग बन जाती हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड यानी पाई बॉन्ड भी बनते हैं। और पाई बॉन्ड क्या करते हैं? डीलोकेलाइड रहते हैं। डीलोकेलाइड का मतलब पाई बॉन्ड आगे भी जो है बंद बनाते हैं। ये मैंने ये बैलेंसी फ्री बता दी, ये डैंगलिंग बॉन्ड है। ये जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो फिक्स नहीं रहते दो कार्बन के बीच, ये आगे चलते रहते हैं। और इनके चलने के कारण ही, इनके डीलोकेलाइजेशन विस्थानीकरण के कारण ही ये विद्युत का सुचालक होता है। और ये इलेक्ट्रॉन केवल परत के बीच में ही दो परतों के बीच में नहीं, एक परत के अंदर ही चलते हैं। दूसरी परत ये बनती है। ऐसे ही ऊपर नीचे कई परत बन जाएंगी। यहाँ डबल बॉन्ड है,
इसमें भी ये फ्री वैलेंसी होंगी, ये डिएंगलिंग बॉन्ड कहलाएंगे। दो परतों के बीच में कौन से फोर्स लगेंगे? ये वीक वैन डर वाल्स फोर्स। हाइब्रिडाइजेशन इसमें एक कार्बन 1 2 3 4 बंध बनाता है, तो sp3 बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? 1। और बंध लंबाई कितनी होती है? कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन की वो बंध लंबाई यहाँ होगी 1.54 एंगस्ट्रॉम। इसमें sp2 संकरण होगा, बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1 से और 2 के बीच। एक से ज़्यादा, 2 से कम। और बंध लंबाई भी सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में आएगी 1.42 एंगस्ट्रॉम। कुछ गुणों की और तुलना करते हैं। चलो यहाँ घनत्व, डायमंड का घनत्व ग्रेफाइट से बहुत ज्यादा होता है। कठोरता, डायमंड की कठोरता ग्रेफाइट से बहुत ज़्यादा होती है। प्राकृतिक रूप से जो है ये सबसे कठोर पदार्थ होता है। कौन? डायमंड। प्राकृतिक रूप से सबसे अधिक कठोर पदार्थ है। गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट, डायमंड का गलनांक सबसे अधिक होता है। जितने भी ज्ञात पदार्थ हैं उनमें सबसे अधिक गलनांक डायमंड का होता है। ऊष्मीय स्थायित्व, डायमंड से ग्रेफाइट का ऊष्मीय स्थायित्व ज्यादा होता है, क्योंकि ग्रेफाइट का जब डायमंड में परिवर्तन होता है तो प्रक्रम ऊष्मा शोषी होता है, डेल्टा एच पॉजिटिव आता है। डेल्टा एच की वैल्यू 2 किलो कैलोरी प्रति मोल होती है। जब उत्पाद ऊष्मा लेके बनता है, उत्पाद की ऊष्मा ज़्यादा होती है और स्थायित्व कम होता है। और बलगतिकी स्थायित्व, काइनेटिक स्टेबिलिटी, ये डायमंड की ज़्यादा होती है, ग्रेफाइट की कम होती है, क्योंकि ग्रेफाइट की एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा कम है, ये जल्दी क्रिया करता है, इसका बलगतिकी स्थायित्व कम होता है। विद्युत चालकता, विद्युत चालकता अपन जानते हैं ग्रेफाइट की ज़्यादा होती है। विद्युत का सुचालक होता है पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों के विस्थानीकरण के कारण। और ऊष्मीय चालकता, थर्मोडायनामिक कंडक्टिविटी, ये डायमंड की बहुत ज़्यादा होती है ग्रेफाइट से। धातुओं में भी, धातुओं से भी इसकी ऊष्मीय चालकता बहुत अधिक होती है। कॉपर से इसकी ऊष्मीय चालकता 10⁵ गुना तक होती है। तो ये कुछ गुणों की इनकी तुलना हो गई। फुल्लेरीन के बारे में और देख लेते हैं। फुल्लेरीन है ना, इसको बकी बॉल भी कहते हैं। या बक मिस्टर फुल्लेरीन भी कहते हैं। C60 से और C90 तक की फुल्लेरीन बना ली गई हैं। मैं केवल C60 फुल्लेरीन की बात कर रहा हूं यहां। इसमें संकरण sp2 होगा
और इसमें डैंगलिंग बॉन्ड नहीं होंगे, झूलते बंद नहीं होते। इसमें षटकोणीय रिंग, बीस होती हैं, और पंचकोणीय रिंग, पेंटागोनल रिंग 12। बॉन्ड ऑर्डर इसमें भी 1 से 2 तक होता है। बॉन्ड लेंथ भी जो है सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच में आती हैं। प्यारे बच्चों, हमें रोज़ हज़ारों की संख्या में ऐसी रिक्वेस्ट आ रही हैं कि सर इस टॉपिक का वीडियो बना करके डालें, सर इसे समझाएं। तो इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे बेल आइकन को भी हिट करें, ताकि आपसे कोई भी नोटिफिकेशन छूटे नहीं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे जिस टॉपिक की डिमांड कर रहे हैं उन टॉपिक से रिलेटेड वीडियो लेक्चर हमने पहले से ही डाल रखे हैं। आप हमारी साइट पर जाएं और उन वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। इसके बाद इसमें पढ़ेंगे अपन एक और कंसेप्ट, जल अपघटन। जल अपघटन किसे कहते हैं? जब किसी अणु का जल के द्वारा अपघटन हो जाता है, जब किसी अणु के बंध जल के द्वारा टूट जाते हैं, उस अणु का धनात्मक भाग जल के H धनायन के साथ और ऋणात्मक भाग जल के OH ऋणायन के धनात्मक भाग जल के OH ऋणायन के साथ, अणु का धनात्मक भाग जल के OH ऋणायन के साथ और ऋणात्मक भाग जल के H धनायन के साथ जुड़ जाता है, तो इसे जल अपघटन कहते हैं। तो जब किसी यौगिक के बंध जल के द्वारा टूट जाते हैं और धनात्मक भाग जल के OH ऋणायन के साथ और ऋणात्मक भाग जल के H धनायन के साथ जुड़ जाता है या बंध बना लेता है, तब इसे जल अपघटन कहते हैं। और जल अपघटन किनका होता है? लुईस अम्लों का, जिनमें कम ऋण विद्युतीय परमाणु के पास में रिक्त कक्षक होते हैं। जल अपघटन लुईस अम्लों का होता है, जिनमें कम ऋण विद्युतीय परमाणु के पास रिक्त कक्षक होते हैं। और जल अपघटन की जो दर है
किसका जल्दी होगा, किसका कम होगा, किसका देर से होगा, किसका ज़्यादा होगा, वो अम्लीय सामर्थ्य के समानुपाती होगा। क्योंकि अम्लीय सामर्थ्य अगर ज़्यादा होगी तो जल का अणु जल्दी अटैक करेगा, अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा होगी तो वो जल से लॉन पेयर जल्दी लेगा और जल्दी उसका जल अपघटन होगा, उसकी रेट बढ़ जाएगी। जैसे कुछ उदाहरण ले लेते हैं, BF3 BCl3, BBr3 BI3। बैक बॉन्डिंग के कारण, इसमें बैक बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा होती है तो अम्लीय सामर्थ्य घट जाती है, बैक बॉन्डिंग कमजोर पड़ती जाती है, अम्लीय सामर्थ्य बढ़ती है। अम्लीय सामर्थ्य बढ़ेगी तो जल अपघटन की दर बढ़ जाएगी। BI3 का जल अपघटन जल्दी होगा, BF3 का नहीं होगा, जल्दी नहीं होगा। बोरॉन के हैलाइडों का जल, एक और उदाहरण ले लो, बोरॉन के हैलाइड, एल्युमिनियम के, गैलियम और इंडियम के हैलाइड। यहाँ पर आवेश का जो घनत्व है वो घटेगा, चार्ज और साइज का रेशियो घटेगा, साइज बढ़ रही है तो जल अपघटन की दर भी घटेगी, लुईस अम्लीय सामर्थ्य भी घटेगी। तो लुईस अम्लीय सामर्थ्य घट जाएगी तो जल अपघटन की मात्रा या दर भी घट जाएगी। जल अपघटन की मात्रा या जल अपघटन की जो दर है वो भी घट जाएगी। बोरॉन के हैलाइडों का जल अपघटन कराएंगे, इस पर sp2 संकरण है, जल जो है लुईस क्षार का काम करेगा, लुईस अम्ल है ये अपना लॉन पेयर देके पहले एक माध्यमिक प्रजाति बनाएगा, एक माध्यमिक अवस्था में जाएगा, ये 3 हैलोजन और एक जल का अणु आके बंद बना लेगा। ये माध्यमिक अवस्था में बोरॉन का संकरण बदल जाएगा sp3। इसकी ऊर्जा बहुत अधिक होती है और ये अस्थायी होता है, बहुत जल्दी अपने को स्थायी बनाएगा। स्थायी बनाने के लिए ये दोनों चार्ज खत्म करेगा, इस चार्ज को तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बॉन्ड को तोड़ के और इसके चार्ज को हैलोजन इलेक्ट्रॉन ले जाके ख़त्म कर देगा, X - H + HX बना के निकल जाएंगे और एक X की जगह एक OH ग्रुप आ जाएगा। तो इसका बंध टूट गया, जल ने तोड़ दिया, जल का ऋणात्मक भाग इसके साथ और धनात्मक भाग इसके साथ जुड़ जाएगा, एक OH समूह आ जाएगा और आगे इसी तरह 2 जल के अणु अटैक करेंगे, 2 हैलोजनों को और हटा देंगे और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा बोरिक अम्ल। बोरॉन के सभी यौगिक जल अपघटन पर बोरिक अम्ल बनाते हैं, सभी यौगिक बोरॉन के लुईस अम्ल होते हैं। BF3 का जल अपघटन कराएंगे, 3 जल के अणु अटैक करेंगे उसी तरह से, 1 2 3, क्या बनेगा, बोरिक एसिड और साथ में 3 जो है HF। ये अब प्रबल लुईस क्षार है जल की तुलना में, तो ये 3 HF 3 जो है BF3 के अणु पर और अटैक कर देंगे, F- दे देंगे इसको और क्या बनाएंगे, 3HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड। अब मैं इन दोनों रिएक्शन को जोड़ दूं तो वो BF3 का एक अणु ये 3, ये 4 BF3, ये तो HF से तो HF कैंसिल हो जाएंगे और 3 जल के अणु जल अपघटन पर केवल एक बोरिक अम्ल बना है, ये 3 तो HBF4 अणु बने हैं। तो भाग लिए 4 अणुओं ने लेकिन जल अपघटन एक का ही हुआ, तो ये कैसा जल अपघटन हुआ, आंशिक, पूर्ण नहीं हुआ।
4 में से एक ही अणु जल अपघटित हुआ, एक ने बोरिक अम्ल बनाया है। एल्यूमिनियम का क्लोराइड देख लो, AlCl3, जल का अणु अटैक करेगा, 3 अणु अटैक कर देंगे, पहले एक करेगा, है ना, पहले वो बनेगी माध्यमिक प्रजाति, इंटरमीडिएटर स्टेट, फिर वो आगे टूटेगी, Cl हट जाएगा, OH आ जाएंगे। तो मैं तो डायरेक्ट एक बार में ही करा देता हूँ, 3 OH आ जाएंगे, 3 HCl निकल जाएंगे। HCl के वाइट फ्यूम्स बनते हैं, सफेद धुआं देता है। इसी तरह गैलियम के हैलाइडों का जल अपघटन हो जाएगा। कार्बन के हैलाइडों का जल अपघटन नहीं होगा, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है, रिक्त कक्षक नहीं है, वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए ये लुईस अम्ल भी नहीं होंगे, और इन पर जल की क्रिया कराओगे तो इनका जल अपघटन भी नहीं होगा। सिलिकॉन के हैलाइडों का हो जाएगा, जैसे SiF4 पर जल के अणु का अटैक करा दो, पहले जल का एक अणु इसको लॉन पेयर देके इसके साथ बंध बना लेगा, ये जल का अणु एक आकर के बंध बना लेगा, ये प्लस ये माइनस, ये माध्यमिक प्रजाति बन गई जो कि अस्थायी होगी। माध्यमिक प्रजाति में संकरण बदल जाएगा सिलिकॉन का, यहाँ कौन सा होगा, 4 फ्लोरीन बॉन्डेड है sp3, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 बंध बना लिए, तो कौन सा संकरण होगा, sp3d। आगे क्या होगा, स्थायित्व प्राप्त करने के लिए दोनों आवेश को खत्म करेगा, ऐसे ये बॉन्ड तोड़ देगा, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के को इलेक्ट्रॉन ले लेगा, और सिलिकॉन फ्लोरीन का बॉन्ड टूटेगा, फ्लोरीन ले जाएगा इलेक्ट्रॉन, माइनस क्या निकल जाएगा, HF, और सिलिकॉन पर 3 फ्लोरीन रह जाएंगे और 1 OH आ जाएगा। आगे फिर अटैक करेंगे 3 जल के अणु, फिर 3 HF निकल जाएंगे और 3 OH आ जाएंगे, H4SiO4 बन जाएगा। लेकिन ये जो HF बने हैं, कितने HF, 1 और 3 4, ये 4 HF फिर अटैक कर देंगे 2 SiF4 पर, F माइनस दे देंगे इसको सिलिकॉन को, और क्या बना लेंगे, H2SiF6, फ्लोरो हेक्साफ्लोरो और सिलिसिक एसिड। तो यहाँ पर देखो, एक अणु ये और 2 अणु ये, 3 अणु ने भाग लिया क्रिया में, लेकिन जल अपघटन एक का ही हुआ, तो ये भी आंशिक जल अपघटन होगा, पूर्ण नहीं होगा। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो उन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि वे ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद बच्चों तक या स्टूडेंट तक पहुंच सकें। आपके स्नेह और प्यार को देखकर हमारी मोशन की पूरी टीम बहुत ही मोटिवेटेड है, और हम प्रयास कर रहे हैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बना सकें। नेक्स्ट एग्जाम्पल, कार्बन सिलिकॉन के तरह उसके नीचे आने वाले, सिलिकॉन के नीचे आने वाले जर्मेनियम के और टिन के हैलाइडों का भी जल अपघटन हो जाएगा। नाइट्रोजन फैमिली में आ जाओ, नाइट्रोजन के फ्लोराइड का जल अपघटन नहीं होगा। इसका जल अपघटन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये लुईस अम्ल नहीं है, लॉन पेयर तो इस पर दोनों पे, वैकेंट ऑर्बिटल किसी पे नहीं है, तो वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा तब तक जल अपघटन नहीं होगा। NCl3 का जल अपघटन बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिफरेंट है। इसमें जो जल है ना, वो नाइट्रोजन पर तो अटैक कर नहीं पाएगा, क्योंकि इस पे तो लॉन पेयर है, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हैं,
डी ऑर्बिटल वैकेंट है क्लोरीन के, और इस पर थोड़ा पॉजिटिव चार्ज भी रहेगा। नेगेटिविटी तो सेम है, लेकिन नाइट्रोजन साइज में छोटा है इसलिए अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगाएगा, इस पर थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज डेवलप कर देगा, और जल का अणु जो है क्लोरीन पर अटैक कर देगा। अपना लॉन पेयर ये इसको इसके वैकेंट ऑर्बिटल को दे देगा, और एक माध्यमिक प्रजाति बना लेगा जिसमें ऑक्सीजन जो है क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के रहेगा। इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? -A+। अस्थायी होगी ये, अनस्टेबल। स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा? चार्ज खत्म करेगा। ये चार्ज यहाँ से खत्म हो गया, जैसे ये हाइड्रोजन यहाँ पहुँच जाएगा, लॉन पेयर मिल जाएगा इसको, इसके साथ ये बॉन्ड बना लेगा हाइड्रोजन। इस पर जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आएगा ये इस बॉन्ड को तोड़ देगा नाइट्रोजन। क्या निकल जाएगा? ये HOCl, क्लोरीन का ऑक्सी अम्ल बना, क्योंकि वाटर ने क्लोरीन पर अटैक किया। वाटर जिस एटम पर, जनरली सेंट्रल एटम पर अटैक करता है तो उसका ऑक्सी एसिड बनता है, लेकिन क्लोरीन पर किया तो क्लोरीन का ऑक्सी एसिड बना, HCl नहीं बना इसमें। और हाइड्रोजन किस पर जाके बॉन्डेड हो गया? नाइट्रोजन पर। इसी तरह और आगे अटैक कर देंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल, 2 HOCl और निकल जाएंगे, और फाइनल प्रोडक्ट बनेगा HOCl एंड अमोनिया। HOCl एंड अमोनिया। फॉस्फोरस के एलाइडों का भी जल अपघटन हो जाएगा, PCl3 का जल अपघटन कराएंगे, तीनों Cl हटके 3 OH आ जाएंगे, H3PO3 बन जाएगा। H3PO3। लेकिन ये 3 OH तो आ गए, लेकिन इसमें चलावयवता पाई जाएगी, टॉटोमेरिज्म, और ये किस में बदल जाएगा? यहाँ से ये डबल बॉन्ड में, और ये हाइड्रोजन यहाँ लॉन पेयर के पास, तो ये किस में बदल जाएगा? OH OH डबल बॉन्ड OH। ये ज़्यादा स्थायी रूप है, क्योंकि इसका 3D इसके 2p के साथ 3D पाइप और 2p पाइप बॉन्ड बना लेगा। इसी तरह AsCl3 का जल अपघटन हो जाएगा, क्या बनेगा? H3ASO3, आर्सेनियस एसिड। लेकिन इसमें ये इस तरह का डबल बॉन्ड नहीं बनेगा, इसमें चलावयवता नहीं मिलेगी देखने को। HCl जब भी बनेगा इसके सफ़ेद धुआं उठेगा, वाइट फ्यूम्स बनेंगे, जल को खींच लेता है ये, और जल की बूंदें जमा हो जाती हैं, इसलिए सफ़ेद धुआं दिखाई देता है। इसकी संरचना ऐसी नहीं बनेगी, क्योंकि आर्सेनिक का 4D ऑक्सीजन के 2p के साथ डबल बॉन्ड नहीं बना पाएगा, तो इस पर OH समूह रहेंगे, और ये चलावयवी परिवर्तन द्वारा इसमें इस तरह के यौगिक में नहीं बदलेगा। कार्बन पर 2 से ज़्यादा एक से ज़्यादा OH नहीं रह पाता। कार्बन पर अगर आपने 1 से ज़्यादा OH लगा दिया तो ये स्थायी नहीं होता, क्योंकि इनमें स्टेरिक क्राउडिंग होती है। दूसरा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा 3 मेंबर्ड यहाँ पर रिंग बनती है जो कि अनस्टेबल है, तो ये जल का अणु निकाल देता है। फॉस्फोरस पर, सल्फर पर 2 से ज़्यादा OH नहीं रह पाते, 2 तो रह जाते हैं, 3 नहीं रह पाएंगे, ये भी जल का अणु निकाल देगा। और फॉस्फोरस पर 3 से ज़्यादा OH नहीं रहेंगे, अगर 3 से ज़्यादा जैसे 4 OH आ गए तो ये भी जल का अणु निकाल देगा। PCl5 का जैसे जल अपघटन कराओगे, चलो पहले तो मैं 5 क्लोरीन को हटा के और 5 जल के अणु लगा देता हूँ। पहले चलो एक जल का अणु का ही आक्रमण कराते हैं। पहले चलो इसकी ट्रांजिशन स्टेट बना लेते हैं। ट्रांजिशन स्टेट ये बनेगी, इसमें संकरण बदल जाएगा। इस पर 6 बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6। कौन सा संकरण होगा? sp3d2, ये प्लस ये माइनस, यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाएगा, Cl निकल जाएगा, माइनस HCl निकल जाएगा,
और एक OH आ जाएगा। तो इसमें क्लोरीन हट जाएगा एक और OH आ जाएगा। आगे और जल के अणु अटैक करेंगे, चार HCl और निकल जाएंगे, लेकिन जो 5 OH आएंगे तो ये अस्थाई बनेगा। 5 OH तो एक फास्फोरस रख नहीं पाएगा, बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इनमें क्राउडिंग होगी। तो इसमें से भी क्या होगा, एक जल का अणु निकाल दो कहीं से भी, ये निकाल दो, जल का अणु निकल जाएगा और एक इसमें बदल जाएगा H3PO4 में और फास्फोरिक एसिड बन जाएगा। एंटीमनी क्लोराइड का आंशिक जल अपघटन होगा, पूर्ण नहीं होगा क्योंकि आयनिक यौगिक बन जाएगा बीच में ही। और बिस्मिथ किलो, ये भी सफ़ेद रंग का पदार्थ बनता है, सफ़ेद इसका अवक्षेप बनता है। और बिस्मिथ क्लोराइड का भी पूर्ण जल अपघटन नहीं हो पाएगा, बीच में ही आयनिक यौगिक बन जाएगा। ये भी सफ़ेद रंग का पदार्थ है, इसका भी सफ़ेद अवक्षेप बन जाएगा। इसको वाइट पर्ल बोलते हैं, BiOCl को। इसको एंटीमोनिल, इसको बिस्मुथिल क्लोराइड कहते हैं। सल्फर के हैलाइडों का जल अपघटन देखो, SF4 का 4 फ्लोरीन हट जाएंगे और 4 OH आ जाएंगे। मैंने क्या कहा, सल्फर पर 2 से ज़्यादा OH नहीं रह पाएंगे। तो ये कैसा होगा, अस्थाई, और इसमें से एक जल का अणु निकाल दो। क्या बन जाएगा, H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। अगला उदाहरण है SF6, 6 फ्लोरीन है, इन्होंने सल्फर को घेर रखा है और इसलिए इन्होंने क्या कर रखा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर क्राउडिंग कर रखी है। बीच में कोई जगह नहीं है कि जल का अणु अपने लिए जगह बना ले और सल्फर पर जाके अटैक कर ले। इसको कहते हैं स्टेरिक क्राउडिंग या स्टेरिक रिपल्सन। ये रिपेल भी करेंगे, जल का अणु आएगा तो उसे भगाएंगे, आने नहीं देंगे। फ्लोरीन पर 3-3 लॉन पेयर भी हैं, तो सल्फर बहुत बड़ा एटम है नहीं, तो 6 फ्लोरीन बहुत ज़्यादा हैं, संख्या ज़्यादा है, तो इन्होंने पूरी तरह से घेर रखा है, क्राउडिंग कर रखी है। तो इसको ना तो जगह मिलेगी और रिपेल करके भगा देंगे, तो इसका जल अपघटन नहीं होगा। तो ये लुईस एसिड भी नहीं होगा SF6, लेकिन इसका जल अपघटन हो जाएगा TeF6 का। जल का पहले एक अणु आएगा, पहले चलो इसकी ट्रांजिशन स्टेट बता देते हैं। 5 ये फ्लोरीन एक तल में, एक ऊपर, जल का अणु ऊपर नीचे, सॉरी, ये प्लस ये माइनस। इसमें संकरण कौन सा होगा, इसमें तो sp3d2 होगा SF6 की तरह, और इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 बॉन्ड हो गए, तो संकरण sp3d3। यह स्थायी होगा, आगे बंध टूट जाएंगे, HF निकल जाएगा, एक OH आ जाएगा। तो टेल्यूरियम पर 6 में से एक फ्लोरीन निकल जाएगा, एक OH आ जाएगा। आगे और अटैक कर देंगे, 5 जल के अणु, 5 HF निकल जाएंगे और इस पर 6 OH समूह आ जाएंगे। टेल्यूरिक एसिड बनेगा और ये स्थायी होगा क्योंकि 6 OH को रखने की इसके अंदर ताकत है। ये बहुत बड़े आकार का है, 6 OH को दूर दूर रखेगा, टेल्यूरिक एसिड बन जाएगा। तो SF6 का तो नहीं होगा जल अपघटन, लेकिन TeF6 का भी हो जाएगा, है ना। SeF6 का भी हो जाएगा, सेलेनियम भी बड़ा है सल्फर से। इस तरह से ये तुम्हारा कार्बन फैमिली कंप्लीट हुआ और एक जल अपघटन वाला कंसेप्ट भी कंप्लीट हो गया। बच्चों, जो आप लेक्चर देख रहे हैं, पूरा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं
या हम जो यहाँ पर पढ़ाते हैं वो आप पढ़ना चाहते हैं तो आप हमें 18002121 799 पर कॉल कर सकते हैं।